नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, इफ़ दिस पान इज इंक्रीज, साग का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन जितना था उतना ही रहेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का एक इलेक्ट्रिक पोल है और ये और एक इलेक्ट्रिक पोल है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्पान कहते हैं। लेकिन जो ओआर जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है। तो ये बीच में जो ये डिस्टेंस बनता है, गैप बनता है, इसको हम क्या कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं साग कहते हैं। क्वेश्चन में क्या है, स्पान का वैल्यू जब इंक्रीज होता है उस कंडीशन में साग का वैल्यू क्या होगा? तो स्पान का वैल्यू इंक्रीज कब होगा ना, जब दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होगा। तो मान लो दोनों का ये वाला इंक्रीज हो गया तो स्पान इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में साग क्या होगा ना, साग कुछ ऐसे ही आएगा। तो और ज़्यादा ये गैप और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो इसीलिए जब स्पान का वैल्यू इंक्रीज होता है उस कंडीशन में साग का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड इन सीरीज विल हैव टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? देखो दो कैपेसिटर है, एक का वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड, दूसरा का वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड। अगर दोनों सीरीज में कनेक्शन होंगे तो उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? तो देखो ये एक कैपेसिटर है और ये और एक कैपेसिटर है, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन है। तो इसका वैल्यू 3 माइक्रोफैराड है और इसका वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? देखो जो रेजिस्टर का पैरेलल वाला फार्मूला होता है वही फार्मूला कैपेसिटेंस का सीरीज कंडीशन में होता है। तो इसका फार्मूला क्या है ना, C1 मीन्स ये वाला कैपेसिटेंस इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो C1 का वैल्यू 3 है, इंटू C2 का वैल्यू 6 है, डिवाइड बाई 3C1 प्लस 6। देखो 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, डिवाइड बाई 3 प्लस 6 कितना 9, तो 9 18 इधर 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आई। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर। एक लार्ज ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना होता है? 65% होता है, या 75% होता है, या 85% होता है, या 95% होता है? देखो जो ट्रांसफार्मर होता है उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर एक इंडक्शन मोटर को हम लेंगे तो उसमें कुछ रोटेटिंग पार्ट होता है रोटर, तो उसमें कुछ लॉसेस होता है। और अगर हम ट्रांसमिशन लाइन के लेंगे तो उसमें बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, तो उसमें भी बहुत सारा लॉस होता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें टोटली कवर होता है और उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट भी नहीं है। तो इसीलिए जो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है वो ट्रांसफार्मर का होता है। तो 95% होता है ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी, क्योंकि उसका लॉसेस बहुत कम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू डैश जूल। 36 इंटू 10⁻³ जूल, या 10⁻³ जूल, या 36 इंटू 10⁵ जूल, या 10⁵ जूल। तो देखो क्वेश्चन में क्या है 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर के इक्वल टू कितना होगा? देखो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू देखो 1000, 1 किलोवाट के बदले 1000 वाट लिखेंगे, इंटू 1 आवर है, इसके बदले हम 36 सेकेंड लिख सकते हैं, 36 सेकेंड। देखो इधर 3 जीरो है और इधर 2 जीरो है, मिलाकर 5 जीरो हो गया, तो इक्वल टू 36, ये वाला 36 इंटू 10⁵ जूल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स वेरिएबल लॉस इज डैश। देखो एक डीसी जनरेटर की में एफिशिएंसी कौन सी कंडीशन में मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कब होता है? जब वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस इक्वल दोनों बराबर होते हैं, या जब वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस हाफ होता है कांस्टेंट लॉस से, या वेरिएबल लॉस से डबल होता है कांस्टेंट लॉस, या नॉन ऑफ द एबव। तो देखो इसका आंसर होगा जब एक डीसी जनरेटर उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है उस कंडीशन में डीसी जनरेटर का जो वेरिएबल लॉस होता है और उसका कांस्टेंट लॉस दोनों इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द ट्रांसफार्मर दैट शुड नॉट
नेवर हैव द सेकेंडरी ओपन सर्किटेड व्हेन प्राइमरी इज एनर्जाइज। देखो ये चार ऑप्शन है, एक है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑटो ट्रांसफार्मर, चौथा करंट ट्रांसफार्मर। इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं रखा जा सकता जब उसका प्राइमरी को हम एनर्जाइज करते हैं? तो उसका आंसर होगा करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सीटी। सीटी का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हम ओपन सर्किट नहीं रखते हैं जब उसका प्राइमरी में हम क्या करते हैं ना, एनर्जी सप्लाई देते हैं। क्योंकि जो सिटी ट्रांसफार्मर होता है वो एक क्या होता है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। मीन्स मान लो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, उसका प्राइमरी वाइंडिंग ये सेकेंडरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी में जितना वोल्टेज होगा सेकेंडरी में उतना उससे ज़्यादा वोल्टेज होता है। अगर उस कंडीशन में हम सेकेंडरी को और ओपन रखेंगे तो उसका वोल्टेज और इंक्रीज हो सकता है, जिससे ये सिटी क्या होगा ना, इसमें डैमेज आ सकता है। तो इसीलिए करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हम ओपन सर्किट नहीं करते जब उसका प्राइमरी वाइंडिंग में एनर्जाइज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी करंट ट्रांसफार्मर इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड मोटर डज नॉट रन एट डेंजरस स्पीड एट हाई लोड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैश। देखो एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है, कंपाउंड मोटर मीन्स उसमें सीरीज फील्ड भी होगा और शॉर्ट फील्ड भी होगा। मान लो ये हमारा एक आर्मेचर है, इसमें ये आर्मेचर है, इसमें ये हमारा सीरीज फील्ड है और ये शॉर्ट फील्ड है, दोनों कनेक्शन है। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर मोटर हो गया। तो इसमें क्या है ना, अगर ये शॉर्ट फील्ड है, इसका काम क्या होता है, सीरीज फील्ड का काम होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, बहुत जोर घुमाता है। लेकिन शॉर्ट मोटर का काम क्या होता है ना, वो कांस्टेंट स्पीड देता है। तो अगर किसी भी कंडीशन में जो लाइट लोड होता है इस मोटर में, तो अब ये बहुत स्पीड में अगर उसका शॉर्ट फील्ड नहीं होता, तो इसमें उसका स्पीड को कौन कंट्रोल करता है ना, उसका शॉर्ट फील्ड उसको स्पीड को कंट्रोल करता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयरन कोर इज यूज डैश ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखो जो एक मान लो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कोर है, इसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये कोर को ये आयरन का क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीज वेट, इसका वेट इंक्रीज करना होता है, इसीलिए आयरन का यूज किया जाता है। या प्रोवाइड टाइट मैग्नेटिक कपलिंग के लिए आयरन का यूज किया जाता है, या रिड्यूस द कोर लॉस को कम करने के लिए, या नन ऑफ द एबव। तो देखो इसका आंसर होगा प्रोवाइड टाइट मैग्नेटिक कपलिंग, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो क्यों होता है, देखो जो मान लो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से प्रोड्यूस होकर सेकेंडरी में कट होंगे। जितना फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस होगा, अगर सभी के सभी सेकेंडरी में कट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे ना, टाइट मैग्नेटिक कपलिंग। और अगर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा है उनमें से कुछ जाकर सेकेंडरी में कट हो रहा है और कुछ लॉसेस हो रहा है, उसको हम टाइट मैग्नेटिक कपलिंग नहीं कर सकते। तो जो आयरन होता है उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आसानी से फ्लो होता है। तो इसीलिए टाइट मैग्नेटिक कपलिंग करने के लिए हम आयरन कोर का यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन ए डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन बैक ईएमएफ इज इक्वल टू डैश द अप्लाइड वोल्टेज। देखो एक डीसी मोटर का मैकेनिकल पावर जब होता है मैक्सिमम कब होता है, देखो जब होता है बैक ईएमएफ इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज बाई 2, ये वाला कंडीशन होता है तो उसका मैकेनिकल पावर डेवलप्ड मैक्सिमम होता है। तो ये वाला कंडीशन कहाँ पर होता है, देखो ये बैक ईएमएफ ईबी है तो ये हाफ, ऑप्शन बैक ईएमएफ इज हाफ ऑफ द अप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वोल्टेज बाई 2 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर अरेंजमेंट इज डैश। देखो इधर है कॉमन एमिटर, देखो जो पहले देखो ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर मीन्स दो पी, मान लो ये पी हो गया, ये एन हो गया और ये पी हो गया, ये हमारा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसका ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो इसका कॉमन एमिटर कनेक्शन जब होता है मीन्स ये जो एमिटर है इसको हम कॉमन में रखेंगे। देखो एक बात याद रखो, कॉमन एमिटर कनेक्शन में प्राइमरी और इसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस बनता है वो 180 डिग्री होता है
कौन सा कनेक्शन में, कॉमन एमिटर। और एक होता है कॉमन बेस और एक होता है कॉमन कलेक्टर। ये दोनों में क्या होता है ना, 0 डिग्री होता है। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है जब कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर होता है। लेकिन कॉमन एमिटर कनेक्शन में 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।